रेक्टिफिकेशन क्या है और रेक्टिफायर क्या है? बताइए, बोल दे, समझिए। दिक्कत है वहाँ खड़े होके बात देश में करंट और देश में कार्य क्या है? तो बेटे हमने आपसे कहा कि जब हम प्रत्यावर्ती धारा को देश धारा में बदलते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा को देश धारा में बदलने की क्रिया को रेक्टिफिकेशन यानी ये बदलाव किसी से तो आप करोगे जिसकी सहायता से करोगे अब हमने कल आपको समझाया कि बेटा ये आपकी अल्टरनेट करेंगे और जब हम इसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने कहा कि आपको डीसी में कन्वर्ट होने के बाद दो प्रकार के ये धारा देने वाले एक देखिए यहाँ पूर्ण तरंग के रूप में मिल रही है। इसलिए मैंने कल कहा कि बेटा जब ये रेक्टिफायर के रूप में यूज होगा तो हमको जब ये एसी को डीसी में बदलेगा तो मिलने वाली डीसी दो तरह की होगी, एक पूर्ण तरंग की होगी तो जो पूर्ण तरंग की होगी वो वाला कहलाएगा पूर्ण तरंग निष्ठकारी और जो अर्ध तरंग वाला होगा और मैंने कल कहा कि इसी में से एक तो आपको पेपर में अवश्य आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम लोग लेंगे तरंग निष्ठकारी के रूप तरंग निष्ठकारी ऐसे आपके रेक्टिफायर अब मैं कल वाली बात पुनः याद दिला दूं। आपने अभी पिछले दिन में पढ़ा इस सर्किट के अंदर में ये एन टाइप का प्रदर्शन होता है और सर्किट के अंदर में इस प्रकार से पी टाइप को दिखाई पड़ता है और अब हम लोग बताओ जंक्शन डायोड बना चुके हैं तो अब दोनों ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब ये वाला जो मॉडल हुआ ये हुआ कहलाएगा जंक्शन डायोड जिसमें आपको पता रहना चाहिए कौन पी है कौन ये पी कंफ्यूजन तो नहीं ना और ये बेटा डायोड सबको याद हो गया। अब चलिए पहले मैं आपको सर्किट बनाता हूँ कि जब हम जंक्शन डायोड को एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं तो उसकी सर्किट कैसे बनती है और कैसे वो फंक्शन करता है इसे हमको पेपर में आने वाला है। तो चलिए हम आपको सर्किट तैयार करते हैं और तरह दृष्टि जल्दी ही इतना रखिए।
हाँ बेटा जल्दी करो। बना रहे होते 5 कर दिए वीडियो लंबा हो जाएगा। अब 5 कर बोलेंगे कि जब हम चलिए समझिए ध्यान से, कुछ भी कठिन नहीं है, सुनने के बाद ही आपको तुरंत आ जाने वाला है, बस फोकस कर लीजिए। और आपको पहले भी हम अलर्ट कर दिए हुए हैं, आपका कुछ छूटना नहीं है क्योंकि वीडियो फॉर्म हो रहा है वो आपके पास जा रहा है। That's clear? Yes, sir. बोर्ड में बन जाए। अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, कान से सुनिए, काम कीजिए। जब हम जंक्शन डायोड को अर्ध तरंग रिश्तेदारी के रूप में प्रयोग में लाते हैं, yes, तो उसके लिए हम एक जंक्शन डायोड लेते हैं और चित्रानुसार उसका सर्किट तैयार करते हैं। yes, कैसे करते हैं सुनिए। आप इस रचना को देखते ही समझ गए होंगे, ये तो ट्रांसफार्मर बनाया गया है। yes, ट्रांसफार्मर का पूरा मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे। yes, और आप ये भी जानते हैं कि कैसे हम जाने कि ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में 2 सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी तो जिसमें करंट इनपुट होता है वो प्राइमरी और इनपुट में फेरेक का और आउटपुट इसी से आप समझ गए होंगे कि ये चीज यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्योंकि हम ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ रहे इसलिए ट्रांसफार्मर का ही बता दिए और बाकी का फंक्शन आप ऑलरेडी करते हैं। अब यहाँ सुनिए, तो जब हम जंक्शन डायोड को अर्ध तरंग निष्क्रिय के रूप में प्रयोग में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एक एसी सोर्स लेते हैं, यानी प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत। अब इस स्रोत से एक सिरे से वायर निकालकर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल जिसमें फेरों की संख्या कम है उसके साथ कुंजी की सहायता से सर्किट बना देते हैं। अब कठिन लगेगा। दूसरी तरफ जो आउटपुट सर्किट है उसके एक सिरे को जंक्शन डायोड के पी टाइप वाले के साथ, अब आप देखिए ना उसको जो पढ़ाया हुआ है वो अब यहाँ काम आएगा। वो आपकी माइंड में भरा हुआ है। तो इस सेकेंडरी कॉइल का एक सिर आपको समझने के लिए मैं इसका नाम लिख देता हूँ, AB। कोई डाउट? तो इसका एक सिरा जंक्शन डायोड के पी टाइप और दूसरा सिरा, अब यही समझना है, वैसे समझना कुछ नहीं है, पीछे क्यों पढ़ाया गया है। दूसरा सिरा लोड रेजिस्टेंस के साथ
एन टाइम के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ये लोड रेजिस्टेंस का नाम लिया गया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था गैल्वानोमीटर अमीटर को गैल्वानोमीटर को अमीटर कैसे बदलेंगे और वोल्ट। तो उसी समय बताया था कि बेटा 5000 ओम से ज्यादा ओम वाले वैल्यू वाले अगर रेजिस्टेंस वायर हो तो उन्हें हम लोड रेजिस्टेंस कहेंगे और अल्प मान के हो तो उन्हें शंट कहेंगे। याद नहीं ना? यस सर। तो आपको जानते थे इसलिए मैंने बोला कि कहाँ पढ़ा मैं बता रहा हूं। तो बेटा ये लोड रेजिस्टेंस यानी इनकी वैल्यू 5000 ओम से ज्यादा तो हमने लोड रेजिस्टेंस के साथ ये देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जहां से हमें डीसी करंट आउटपुट हो जाएगी। यानी इसी सिरे से हमें डीसी वोल्टेज मिलेगा। अब आपको सर कैसे मिलेगा? तो प्रतिवर्ती धारा में बताया था बेटा बिना प्रतिरोध के विभव नहीं आता और बिना विभवांतर के धारा ये तो आप अच्छी तरह जानते हो। तो अगर भी हम वोल्टेज जनरेट करेंगे तो करंट आउटपुट ले लेंगे। तो यहीं से हमको डीसी करंट आउटपुट हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। अब बोलो पूरी सर्किट कंफर्म होगी? यस। अब इंग्लिश में भी सुनो कि when we use the junction diode आराम से सुनो इंग्लिश कोई कठिन नहीं है सुनो junction diode as a half wave rectifier तो देख first of all we take a alternate current which we have to change from AC to DC so that we connect a wire with the primary coil of step of transformer with the help of key and the secondary coil of one end is connected with a connecting wire of the junction diode P type and another end is connected with load resistance with connecting wire with the end type. This is called circuit. अब बोलो क्या प्रॉब्लम है? हिंदी में क्वेश्चन लो। जब हम जंक्शन डायोड को अर्ध तरंग निष्क्रियकारी के रूप में प्रयोग में लाते हैं तो पहले हम उस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को लेते हैं और उस स्रोत के एक सिरे को ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कॉइल के साथ कुंडली की सहायता से जोड़ देते हैं और दूसरी कुंडली को एक सिरे को जंक्शन डायोड के पी टाइप के साथ और एन टाइप को लोड रेजिस्टेंस के साथ दूसरे सिरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यही संयोजन अर्ध तरंग का सर्किट है। अब बोलो क्या प्रॉब्लम? पक्का हो गया? यस सर। कितने लोग को आ गया अभी तक? नो डाउट? नो सर। अब एक खत्म कैसे काम हो रहा है पकड़ो यहाँ देखना और यहाँ पर मिलाते रहना। अब तुम सब बच्चे जानते हो कि हमको जो प्रत्यावर्ती धारा मिलती है उसके एक चक्र में प्रथम अर्ध चक्र में धन धारा मिलती है और दूसरे अर्ध चक्र में ऋण धारा मिलती है। यस सर। तो बताओ एक चक्र का बात समझ में आ जाए तो फिर यही चक्कर पे चक्कर चलेगा। यस सर। यानी यही प्रोसेस बार-बार होगा। यस सर। एक चक्र अगर क्लियर हो जाए तो बाकी सब क्लियर हो जाएगा। यस सर। तो सुनो क्या आप देखो इस पूरे प्रोसेस को हम दो स्टेप में समझाएंगे आराम से सुनना। पहले जब हम प्रत्यावर्ती धारा को स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इनपुट करते हैं ठीक है तो प्रथम अर्ध चक्र में यानी प्रथम अर्ध चक्र में ध्यान से प्रथम अर्ध चक्र में हमें धनात्मक मान की धारा प्राप्त होती है। अब ये धनात्मक धारा के जाने पर अब इसके अंदर का आपको विकेटिजेशन है तो ट्रांसफार्मर कितनी आवृत्ति है आपको वो नहीं पढ़ना है वो तो हम जहां पढ़ना हो पढ़ लिए। तो इसकी प्राइमरी कॉइल में
धन धारा इनपुट होती है अथवा अन्योन्य प्रेरण से द्वितीय कुंडली पर यानी सेकेंडरी कॉइल पर ए सिरे पर धनात्मक विभव और विद्युत प्रेरण से बी सिरे पर विभव पैदा हो जाता है। इस कारण पी टाइप के सिरे पर प्लस विभव और एन टाइप के सिरे पर माइनस विभव और इस तरह ये जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाता है। फॉरवर्ड बायस और फॉरवर्ड बायस में जानते हैं चालक की भांति काम करता है। अब इससे धन मान की धारा यहाँ आ जाती है और धन मान की धारा आने से इसके सिरे पर धनात्मक विभव पैदा होता है जिससे बाहर आउटपुट होने वाली धारा धनात्मक होती है। ये दिख रहा है ना? ये देखो धनात्मक धारा प्राप्त होगी। बोलो पहला स्टेप क्लियर हो गया? अब आओ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में बताओ प्रथम आवर्धन चक्र में धन मिली लेकिन द्वितीय आवर्धन चक्र में क्या मिली? माइनस। बोलो खुल के बोलो, गलती होने पर कोई टेंशन नहीं। तो बोलो द्वितीय आवर्धन चक्र में अब इसमें बताओ कौन सी धारा गई? माइनस। अब वो कलर बदल गया। अब माइनस धारा जाने से बताओ इनपुट ऋणात्मक धारा हुई। तो बोलो अन्योन्य प्रेरण से जो यहाँ आउटपुट होगी वो भी अब ऋणात्मक होने से ए सिरे पर अब आ गया माइनस और विद्युत प्रेरण से बी सिरे पर जहाँ पर ये माइनस था अब बताओ यहाँ माइनस से हो गया रिवर्स अब आपका जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में हो गया। अब कल का पढ़े हो रिवर्स में धारा तो इसलिए अब की बार बोलो यहाँ से कोई धारा आउटपुट नहीं हुई अतः ये चक्र खाली चल रहा है। अब बताओ कटी लगा? यानी कि पहले वाले चक्र में फॉरवर्ड बायस बना था और सेकंड वाले में देखो रिवर्स। अब रिवर्स बायस होने से बताओ इस पार वाले चक्र में कोई धारा आउटपुट नहीं हुई। अगर कोई धारा आउटपुट नहीं हुई तो देखो ये चक्र खाली चल रहा है। बोलो फिर से अगला चक्र आएगा? बोलो फिर फॉरवर्ड बनेगा? धारा पॉजिटिव आउटपुट होगी। फिर अगले में रिवर्स होगा। फिर धारा नहीं आएगी। अब इस तरह जो भी हमको लोड रेजिस्टेंस से करंट आउटपुट होगी वह बोलो सिर्फ धनात्मक मान में होगी तो वो डीसी होगी लेकिन पूर्ण करंट के रूप में प्राप्त नहीं होगी। इसलिए वो अर्ध डीसी धारा होगी और ये जिसने किया वो कहा जाएगा। कितने लोग को आ दिया? पक्का? अब इंग्लिश में सुनिए। After formation of this circuit, we can define the rectification in the 2 steps. First, when we input the current into the primary circuit, so in the first half, alternate current which comes out is the positive. ठीक है? हम आराम से बोलना है तो this is how by the mutual induction over the secondary coil positive current are produced by which at a end positive potential are generated and due to electric induction on the other end negative charge are produced. This is how the junction diode connection and its bias become forward bias. So it works here as a conductor and positive current passes out and pass into the load resistance from where we are getting the positive current. But in the next half
negative current are coming out. Yes, sir. So this negative current when comes, then due to the mutual induction over the secondary coil, the negative potential are produced. Yes, sir. So at A end, negative charge will be produced, and due to electric induction at the B end, plus positive charge are produced, by which now this junction diode become reverse bias and works as an insulator, so no current is passing out. This is how this time no current comes out. This happens again and again. This is how from the load resistance the current which we are getting, that is the DC, but not in a complete way, that is the halfway. This is called halfway. अब बोलिए क्या प्रॉब्लम है? क्लियर हो गया? Yes, sir. अब तो दिक्कत है ही नहीं है। अब आइए दूसरा, अब दूसरा है अब दूसरी दिशा देखिए, पूर्ण तरंग दृष्टि कारण। ठीक है? अब देखिए आपको दिक्कत नहीं आ रही है? लिखने में कोई प्रॉब्लम? देखिए ये पूर्ण तरंग दृष्टि कारण। अब इसमें देखिए क्या होने जा रहा है और कैसे सर्किट तैयार हो रही है। तो पहले हम आपको सर्किट बनाना दिखाते हैं। आइए पकड़ लीजिए, जब हम जंक्शन डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग में लाते हैं, तो हम कुल दो जंक्शन डायोड का इस्तेमाल करते हैं। yes. देख रहे होंगे, एक को मैंने लिखा है डायोड नंबर 1, डायोड नंबर 2, दिख रहा है? yes. अब इनको कैसे सर्किट में जोड़कर बनाते हैं कि सबसे पहले जिस प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलना होता है, उस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल के साथ जोड़ देते हैं। बोलिए ठीक है? अब इसके बाद क्या करते हैं देखिए, अब इसके बाद सेकेंडरी कॉइल के प्रथम छोर को प्रथम जंक्शन डायोड के पी टाइप के साथ बढ़िया है। समझने पर बेटा फोकस, क्योंकि लिखने का काम यहाँ से हो जाएगा, बस समझ लो। तो देखो प्रथम जंक्शन डायोड के पी टाइप के साथ और दूसरे एंड, ये है ना दूसरा एंड, उसका भी संबंध दूसरे जंक्शन डायोड के पी टाइप। और अब इन दोनों के एन टाइप को दिख रहा है? yes. एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं yes. और इनके बीच से और सेकेंडरी कॉइल के बीच से लोड रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, जहां से हमें डीसी आउटपुट मिलती है। इसी व्यवस्था को हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ कहते हैं। मुझे बताओ क्या दिक्कत है? सभी का शुरू हो गया? yes. अब इंग्लिश में शुरू। When the junction diode is used as a complete wave rectifier, so then we use the two junction diodes. Yes, sir. And we form the circuit according to the given structure. Yes, sir. First, we take a AC source and connect with the primary coil of the step of transformer, and then we connect
the first and second both end with the P type of semiconductor of D1 and D2 junction diode, and then their N type are connected together in a series from the middle portion of the secondary coil and the middle portion of the wire of connecting wire of the N type. We connect with the load resistance from where we are getting the DC output. अब बोलो सर्किट तैयार होगी? Yes, sir. अब सुनो, अब तुम्हें और मजा नहीं माना है। शुरू आओ सुनो, अब इसकी बात देखो। अब ये निष्करण की क्रिया को यहाँ भी तुम कितने स्टेप में समझाओगे? देखो कैसे। प्रथम स्टेप में तुम्हें पता है कि हमको जो प्रत्यवर्ती धारा मिलती है वो धनात्मक मान की मिलती है। Yes, sir. तो बताओ, जब इसमें धन धारा गई, या रेड से लिखा रखा हूं, Yes, sir. तो बताओ म्यूचुअल इंडक्शन से सेकेंडरी कॉइल पर भी बताओ धनात्मक विभव पैदा हो गया। Yes, sir. अतः प्रथम सिरे पर प्लस चार्ज और वैद्युत प्रेरण से दूसरे सिरे अब बताओ, ये जो प्रथम जंक्शन डायोड है, बताओ वहां पर प्लस आ गया और द्वितीय वाले पर देखो माइनस। अतः ये गया फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में। Yes, sir. बोलो गया कि नहीं? Yes. तो जब ये फॉरवर्ड बायस में हुआ तो इसने अपने में से धारा को जाने दिया Yes, sir. और वो धारा बताओ यहाँ से आउटपुट हो गई और इधर से क्या हुआ? रिवर्स बायस। अतः ये इंसुलेटर का काम किया, Yes, sir. अतः इसने धारा, नहीं। अतः यहाँ से जो करंट आई वो सिर्फ धन मान की है। Yes, sir. ये देखो आउटपुट हो गई। Yes, sir. लेकिन आप बताओ क्या सेकेंड स्टेप में जब ये नेगेटिव करंट जाएगी Yes, sir. तो बताओ इसके यहाँ प्रेरक से अब यहाँ पर नेगेटिव भी हो और यहाँ पर अब ये बोलो रिवर्स बायस में हो जाएगा। Yes, sir. और ये उलट गया जी। Yes, sir. अब ये बन गया रिवर्स बायस में, Yes. सही हो गया। और फॉरवर्ड बायस में हुआ तो बोलो इसने धारा को रोक दिया और इसने, तो अब जो करंट आउटपुट हुई बोलो अब की बार पुनः धन ही धारा प्राप्त हो गई। Yes, sir. कि नहीं हो गई? तो बोलो ये जो गैप जा रहा था अब वो गैप भर गया। Yes, sir. क्लियर हो गया ना? Yes. तो अब बताओ तुमको पूर्ण करंट की दिशा धारा मिलने लगी थी? अब क्या प्रॉब्लम? No, sir. यानी दो जंक्शन डायोड यही कमाल किया है। सही हो गया अब? Yes, sir. तो फिर से सुन लीजिए। तो जब सेकेंड हाफ में करंट माइनस गई तो अब हमारे दोनों डायोड का जो बायसिंग है, ये देखो दोनों डायोड की जो वो उलट गई। Yes, sir. यानी पहला जंक्शन डायोड जो पहले फॉरवर्ड में था वो रिवर्स में चला और जो दूसरा डायोड था पहले रिवर्स में अब वो, इसलिए अब यहाँ कोई करंट नहीं पास हुई। यहाँ से करंट पास होके लोड पे गई और वहाँ से अब इस बार भी मिलने वाली धारा धनात्मक रही, अतः हमें पूर्ण करंट के रूप में। Yes, sir. अब कोई प्रॉब्लम? No, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. अब बताओ ये कठिन काम है? No, sir. परीक्षा में आएगा तो एक्सप्लेन हो जाएगा। Yes, sir. तो बेटा इस साल 25 में ये अपने टर्न पे है, यानी पूरी संभावना है। हो गया क्लियर? अब आइए, अब हमें बताना है एलईडी के बारे में। ये जो एलईडी बल्ब आप जला रहे हैं, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि इसके अंदर आप जो वो 10 रुपए वाला बल्ब देखे होंगे बचपन से, उसमें देखे होंगे फिलामेंट रहता है। आपको पता है इसमें भी फिलामेंट होता है? इसमें फिलामेंट अगर ये गिर भी जाए
क्योंकि इसके अंदर सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं, यानी पीएन जंक्शन लगा हुआ है। उसी का नाम है LED, लाइट एमिटिंग डायोड। तो अब इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चला गया? अब तो बिठा देना बेटा। LED अंग्रेजी में अब आप इसको बना लीजिए, जरा देखना। आप संरचना भी देख के समझ जाओगे कि हो क्या है। और आपने बेमन से भी पढ़ा होगा, तो भी अब आप यहाँ पूरी बातें क्लियर कर लेंगे। बस सुनिए ध्यान से। मैं यहाँ से चलता हूँ। पहले मैं आपको अब देखिएगा, मैं सब रेखा चित्र में बताऊंगा। आप अगर अब तक जो कि 2 साल से ये देख रहे हैं, तो आप उस रेखा चित्र से स्वयं डेवलप कर लेंगे। तो जस्ट लिसन में अब हमसे पूछा गया कि LED क्या होता है। तो आप LED का फुल फॉर्म यहाँ जान चुके हैं, और हिंदी में कहा गया है तो लाइट माने प्रकाश। सेल इसलिए क्योंकि यह हमें एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब हमको परीक्षा में आ गया LED के बारे में, तो हम ऐसे डायग्राम फॉर्म कर लेंगे, जैसा दिखाया गया रेडिएशन वैसे दिखा लेंगे। और अब देखो लिखेंगे क्या। अब आप सुनो, कोई दिक्कत नहीं, बस सुनो। हम लिखेंगे कि प्रकाश यानी LED का पूरा नाम अर्थात इसे प्रकाश। यह एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा, देखो यहाँ से करंट डालोगे, जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रेडिएंट एनर्जी में यानी विकिरित ऊर्जा में बदला जाता है। अब बोलो कठिन है ना, इसीलिए मैंने कहा कि वो मन से भी यदि पढ़ रहे होगे तो भी क्लियर हो जाएगा। तो कैसे समझो, यह एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को कर दिया, माने विकिरित ऊर्जा में बदला जाए। इसमें पीएन जंक्शन होता है, जिस जंक्शन के पी टाइप वाले सिरे को एक प्रतिरोधी तार की सहायता से विद्युत मेंस के पी एंड से यानी पी टर्मिनल से यानी धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है, और एन टाइप को अर्थात इसमें यह पीएन जंक्शन इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ फॉरवर्ड बायस में रहता है। ठीक है। जहाँ रेजिस्टेंस का कार्य धारा को नियंत्रण करने के लिए होता है, और इसकी भी एक सीमा होती है, इसीलिए इसे लिमिटिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए, अब तक आपने रेजिस्टेंस के कई नाम सुन रखे हैं। एक नाम सुना है शंट, एक नाम लोड रेजिस्टेंस, एक नाम प्लेट रेजिस्टेंस,
एक ना लिमिटिंग रेजिस्टेंस। सबकी परिभाषा आप जानते हैं कि यहाँ वाली भी जान लें, जिसे लिमिटिंग रेजिस्टेंस कहा जाता है। जो एक सीमा तक ही प्रतिरोध को रोकने का यानी धारा के रोकने का काम करता है, ठीक है। और उससे ज्यादा अगर है तब ये रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा। क्लियर होगी? जाहिर है खराब होगा तो इधर भी प्रभाव पड़ेगा। और आप देखते ही रहते हैं आपके घर में जो एलईडी है, आप देखोगे कंपनी वाले कहते हैं ना 1 साल की गारंटी है। तो एक दिन मैं अपने घर पे ही था तो बोल रहा था बच्चों से, देखो बेटा ये एलईडी वाला जो 1 साल की गारंटी देता है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप इसको 24 घंटा जलाए ही रखो, क्योंकि उसमें जो लगा सेमीकंडक्टर है उसकी भी अपनी एक एक्सपायरी डेट है। और वो इतने के लिए है कि आप इसको जैसे मान लो कि 3 घंटा चलाए, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, तो फिर थोड़े समय के लिए उसको ब्रेक भी दो। अंडरस्टूड? और अगर कंटिन्यू उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो वो 1 साल के लिए इसीलिए कहता है क्योंकि 1 साल तक इस पर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं, लेकिन उसके बाद वो एमिशन करते करते वो गलना शुरू करता है और फिर उसका रेजिस्टेंस खराब हो जाने के बाद वो काम करना बंद करता है। ठीक है, इसीलिए वो कंपनी 1 साल की वारंटी देती है। फिलहाल हम आते हैं वापस। क्लियर हो रही है आपको? तो ये जो प्रतिरोध है बेटा, ये लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, अर्थात ये एक निश्चित सीमा तक धारा को जाने के लिए ही बना हुआ है, जिसको ये रेगुलेटर है। आगे तो अभी मैंने ये रचना बताई है, अब मैकेनिज्म समझा? कोई प्रॉब्लम? अब आइए मैकेनिज्म बताता हूँ कि कैसे वर्क करता है। क्रिया अब कल वाले का मैकेनिज्म में आपको याद है ना कि जब फॉरवर्ड बायस में जोड़ोगे तो जो करंट जाएगी उसे फॉरवर्ड करंट कहेंगे, जो वोल्टेज होगा उसे फॉरवर्ड वोल्टेज। मैं हिंदी बोल दूं क्या? अगर धारा अगर अभिनय आपका दिक्कत अब सुनो। अब देखो मैकेनिज्म बता रहा हूँ, बहुत सरल है, पकड़ो। एलईडी बल्ब में विद्युत मेंस के साथ जब फॉरवर्ड बायस में जोड़कर इसमें फॉरवर्ड करंट भेजी जाती है, समझिए फॉरवर्ड करंट। तो फॉरवर्ड करंट जब भेजी जाती है तब यह इस पीएन जंक्शन में जाती है। जानते हैं कि पी होल से भरे होते हैं, अर्थात पी में होल की अधिकता होती है और एन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अतः जंक्शन पर जब ये इलेक्ट्रॉन इधर और होल क्रॉस करने लगते हैं तब ये एक दूसरे को संयोजित होते हैं, डिफ्यूजन। क्लियर है? और इस संयोजन से यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय तरंगें जनरेट होती हैं। क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसे मैं चुंबक में पढ़ा चुका हूँ, बताया था कि बेटा ये वही तरंगें होती हैं जो माध्यम के अलावा निर्वात में चलती हैं। जैसे एक छोटी सी उदाहरण दे दूं, आपके घर में टेलीविजन खोलिएगा तो देखिएगा फिगर और साउंड दोनों एक साथ सुनाई देगा। और एग्जामिनर वाइवा में सवाल ज्यादातर पूछता भी है कि ऐसे कैसे, बल्कि आपको मदद भी करता है कि बेटा प्रकाश की चाल तो जानते ही वो बहुत ज्यादा होती है, और तुम ये भी जानते हो कि आसमान में अगर बादल गड़गड़ाए तो चमक पहले और सुनाई देती है। तो फिर आप टीवी खोलते हो तो देखना जब टीवी का चित्र का मुंह हिलेगा उसी समय साउंड आएगा। ये कैसे हो जाता है? तो जो बच्चा ये जानता है वो फट से बता लेता है।
प्रकाश की चाल निसंदेह ध्वनि की चाल से ज्यादा है। लेकिन जब आपका टीवी प्रोग्राम आता है तो जो प्रोग्राम सैटेलाइट को भेजा जाता है वह किस रूप में भेजी जाती है? यानी उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में टर्न किया जाता है और सैटेलाइट जब उसको चारों ओर फैलाता है और आपका एंटीना रिसीव करता है तो वह इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करता है और इस वेव को रिसीव करके जब आपके घर में जो टेलीविजन है उसका नाम टेलीविजन रिसीवर है। पहले कोई कोर्स में था, अब नहीं है। यानी टेलीविजन के 3 पार्ट हैं जिसमें से 2 पार्ट सरकार के पास है और 1 पार्ट हम खरीद के अपने घर लाते हैं। आया समझ में? ट्रांसमीटर और सैटेलाइट ये गवर्नमेंट के पास है और 3rd पार्ट जो हम ले आए हैं वो रिसीवर है। समझे बेटा? तो वो आपका जो एंटीना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पकड़ के इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करता है और जब जाता है रिसीवर के अंदर तो वो उसे साउंड और लाइट में कन्वर्ट करता है। तो दोनों का स्थानांतरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि प्रकाश की चाल 3 × 10 मीटर पर सेकंड के वेग से हुआ है। इसीलिए ध्वनि और फिगर एक साथ। आप समझ में आ गया? क्लियर हो गया आपको? ये वजह है। तो आपको क्या जवाब देना होगा कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में साउंड और लाइट वहां से ट्रांसमिट होती है, इसीलिए मेरे घर में रिसीवर में वो टर्न होने के बाद एक साथ आवाज सुनाई देती है। क्लियर हो गया बेटा? तो यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यह जनरेट करता है, हो गया? अब आपको पता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, क्लियर है? अब आपको इलेक्ट्रॉन बैंड थ्योरी बताई गई, जरा यहाँ देखेंगे। आपको पता है इलेक्ट्रॉन बैंड थ्योरी जब आपको पढ़ाई गई थी तो बताई गई थी कि बेटा इलेक्ट्रॉन बैंड थ्योरी में 3 बैंड होते हैं। नीचे संयोजक बैंड होता है, ऊपर चालन बैंड होता है, बीच में वर्जित बैंड होता है। ठीक है? और जब यहाँ बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो इस यह इलेक्ट्रॉन जब वर्जित बैंड के बराबर ऊर्जा या उससे ज्यादा पाता है तब वो इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई है, ध्यान से सुनना, कठिन नहीं है। क्या बोला मैंने? इसमें क्या है? इसमें विकिरित ऊर्जा भी है। अरे विकिरित ऊर्जा, हमारा इशारा उधर था। सूर्य से जो विकिरण ऊर्जा आती है आपको पता है कि उसमें दृश्य प्रकाश और अदृश्य प्रकाश दोनों आता है। और ये जो दृश्य या अदृश्य प्रकाश की व्याख्या है वो हम इंसान अपने आंख की क्षमता से करते हैं, क्योंकि हमारी आंख 3900 इतनी वेवलेंथ को हम देख लेते हैं अपने देशी प्रकाश में, जिनका इनसे कम और रक्त किरण। देखो अब तुम पढ़ रहे हो, जो लोग पढ़ रहे हैं ना अब वो एकदम टर्टल होते हैं। जो लोग अभी थोड़ी कुछ लोग हैं निष्क्रिय, तो उन्हें भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए आगे ये एंड होने जा रहा है, आज नहीं हो पाएगा, कल हो पाएगा, एंड हो जाएगा तो आप फिजिक्स से मुक्त हो जाओगे। आप तैयारी करोगे, फिर केमिस्ट्री खत्म करेंगे, फिर मॉडल कराएंगे कम से कम 2-3 को, फिर बता देंगे, फिर बार बार टेस्ट लेंगे, ताकि आप परीक्षा से पहले इतना तैयार हो बस 2 मिनट देखो 4500 कम है, वो अल्ट्रावायलेट से, इंफ्रारेड है।
और तुम्हें पता है कि ये हम नहीं देख पाते, ये भी हम, और ये अदृश्य प्रकाश बोले जाते हैं। अब इसमें भी बता दें कि इसमें भी बताया कि इनको तो ओजोन नहीं लौटा दिया, इसीलिए इन्हें कॉस्मोजोइक रेज कहते हैं। और इसी में वो अल्फा है, बीटा है, समुद्री है। और ये जो है ये तुम्हारा थर्मल एनर्जी है जो हम त्वचा से महसूस करते हैं, इसीलिए धूप में बैठोगे तो गर्म लगेगा। तो इसने क्या किया, इसने केवल इनको पास किया, माने विद्युत चुंबकीय तरंगों में से केवल इनकी तरंग जो इस वर्णित बैंड को क्रॉस कर सकती है, बस वही यहाँ से एमिट होती है। और वो बताओ आँख से देखी जा सकती है, देख रहे हो वो प्रकाश आ रहा है। अब समझ में आ गया? कठिन लगा आपको? तो यही जो विकिरण निकल रहा है, उस विकिरण में सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उन वेव्स में से जिनकी ऊर्जा इस ऑर्बिटल बैंड से यानी वर्णित बैंड की ऊर्जा से ज्यादा है, और वही इसको पार करके बाहर आता है और वही इसमें से बाहर निकलता है। जिसके पास एचडी ऊर्जा होती है और तरंग दैर्ध्य सबसे और हम उसे देखते हैं। प्रॉब्लम है? अब हम उसे देख पाते हैं। अब इसमें जैसे जैसे धारा बढ़ती जाएगी उसकी तीव्रता, लेकिन वो एक लिमिट तक है और उसी को कंट्रोल करने के लिए ये लिमिट रेजिस्टेंस। आगे बात अब कोई प्रॉब्लम